राजस्थान के जनजाति एवं किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, सेरिया व गरासिया आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में मेवाड़, वागड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र इन जनजातियों का बाहुल्य है। राजस्थान के शासकों के साथ जागीरदारों और साहूकारों ने भी इन जातियों का शोषण किया है। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही इनकी परंपरागत अधिकारों और जीवन में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ जन सेवकों ने इन जातियों में जागृति पैदा की। परिणाम स्वरूप राजस्थान में 1818 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता तक भीलों, मेर व मीणाओं ने आंदोलन हुए। मेर आंदोलन 1818 से 1821, बूंदी का बर्ड आंदोलन अप्रैल 1922 का है। मेरवाड़ा क्षेत्र इस आंदोलन के आगमन से पूर्व तक किसी एक रियासत के अधीन न होकर मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर के अधीन आता था। ऐसी स्थिति में मेरों पर किसी भी एक राज्य का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। मेर अपने आसपास के क्षेत्र में लूटपाट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अंग्रेज़ों ने मेरों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहा। अंग्रेज़ों का यही प्रयास मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। 1818 ईस्वी में अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट एफ विल्डर ने झाग गांव में मेरों के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेरों ने कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने मेरों पर समझौते तोड़ने का आरोप लगाकर मेरवाड़ पर आक्रमण किया, जिससे मेर भड़क उठे। 1820 में झाग नामक स्थान पर मेरों ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी। जनवरी 1821 में मेवाड़, मारवाड़ और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर इन विद्रोह का दमन कर दिया। मेरवाड़ा रेजिमेंट। मेरों के इस विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें मेर सैनिकों की भर्ती की गई। इस बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मेरों के विद्रोह को मेरों द्वारा कुचलने की योजना बनवाई। भील विद्रोह 1818 से 1860, मेर विद्रोह 1818 से 1821, भील विद्रोह 1818 से 1860। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप के कारण महाराणा की सैन्य कमजोरी उजागर हो गई, जिसका लाभ उठाकर भोमट क्षेत्र के भील सरदारों ने लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। भील मुखिया गमेती अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलई, सुरक्षा कर तथा गांवों की चौकीदारी के बदले चौकीदारी कर, बोलई तो सुरक्षा करता, रखवाली चौकीदारी कर वसूल करने लगे। भूल मुखिया यानी गमेती अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलई सुरक्षा से संबंधित था और रखवाली चौकीदारी करता। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की, जिसके तहत अंग्रेज़ों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टॉड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1818 में भीलों द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर व बोलई कर पर रोक लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिबंधों ने भीलों को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। भीलों ने अपने इस परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेज़ों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था, जो उदयपुर राज्य में ही आरंभ हुआ। जनवरी 1823 से दिसंबर 1823 के मध्य कर्नल लूबले के नेतृत्व में अंग्रेज़ों व उदयपुर की संयुक्त सेना ने इस भील विद्रोह का दमन कर दिया। लिम्बारा बारूपाल विद्रोह। भोमट क्षेत्र में भीलों से प्रेरित होकर इसी समय डूंगरपुर राज्य के लिम्बारा बारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी। मई 1825 को लिम्बारा के भीलों ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने भीलों पर कई कर थोप दिया। भील विद्रोह
1818 से 1860, मेर विद्रोह 1818 से 1821। जनवरी 1826 में ग्रासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंदा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के नेतृत्व में भीलों ने पुलिस स्थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया। कैप्टन ब्लैक ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया। 1826 ईस्वी में दोनों पक्षों में लंबी वार्तालाप के बाद भीलों को बोलाई कर एकत्रित करने का अधिकार देकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। बोलाई मतलब सुरक्षा का कर। और रखवाली था चौकीदारी। गांव की चौकीदारी करने के लिए रखवाली कर लिया जाता था। रात भर रखवाली करना या चौकीदारी करना दोनों शब्द बराबर ही है। और बोलाई मतलब सुरक्षा से संबंधित। 1826 में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद ये विद्रोह समाप्त हो गया। जोधपुर लीजन। भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने 1835 में जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया। इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। बाद में 1835 में इसका मुख्यालय बड़गांव सिरोही स्थानांतरित किया गया। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय बड़गांव से एरनपुरा पाली स्थानांतरित कर दिया गया। जोधपुर लीजन का गठन 1835 में किया गया और अजमेर में मुख्यालय रखा गया। 35 में इसका मुख्यालय बदलकर बड़गांव सिरोही कर दिया गया अजमेर से। उसके बाद में मार्च 1842 में बड़गांव से हरिनपुरा पाली स्थानांतरित किया गया। 1839 से 42 का भील विद्रोह। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने 1839 ईस्वी में भूमर क्षेत्र में लगान वसूल करने के लिए अपनी सेना भेजी तो उस क्षेत्र के भीलों ने आंदोलन कर दिया। महाराणा ने उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रॉबिन्सन से सहायता मांगी तो रॉबिन्सन ने इसे मेवाड़ का आंतरिक मामला बताकर सहायता नहीं दी। ऐसी स्थिति में एक ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर मेवाड़ महाराणा ने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन कर दिया। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह से मेवाड़ भील कोर को मान्यता प्रदान कर दी। अप्रैल 1841 में मान्यता ही प्रदान कर दी। विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त कर खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय लगा गया। मेवाड़ भील कोर का प्रथम कमांडर विलियम हंटर था। मेवाड़ भील कोर की सहायता से सरदार सिंह ने भूमर क्षेत्र के भीलों आंदोलन का दमन किया। जाजपुर का भील विद्रोह 1851 से 1860। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जाजपुर परगने वर्तमान शाहपुरा में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम रघुनाथ सिंह मेहता परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उदयपुर राज्य जाजपुरा परगने शाहपुरा के मीणाओं ने 1851 में अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर की जाने वाली धन वसूली के विरोध में विद्रोह कर दिया। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लोहारी व बड़ी लोहारी नामक गांव पर आक्रमण कर दिया जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं के गांव नष्ट कर दिए। मीणा विद्रोही सपरिवार पहाड़ियों में जा छुपे। इसके बाद लगभग 5000 मीणा लोग आसपास की रियासतों से जाजपुर शाहपुरा पहुंच गए। दिसंबर 1854 में एजीजी तथा मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना जाजपुर पहुंची। जनवरी 1855 में मीणा विद्रोही ने इस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवली रेजिमेंट। अंग्रेजों ने फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्यों की सीमाओं पर स्थित देवली टोक में एक सैनिक छावनी देवली रेजिमेंट के नाम से स्थापित की। इसका खर्च है जो कोटा राज्य द्वारा 2 लाख दिया जाता था। 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा रेजिमेंट के नाम से जानी जाती थी। 1921 से 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुर रेजिमेंट को समाप्त कर मीणा कोर का गठन किया गया। जनवरी 1860 में जाजपुरा क्षेत्र में मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। महाराणा ने जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जाजपुरा की ओर सेना भेजी। उसने गांडोले व लोहारी गांव पर आक्रमण किया जिसमें भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोपों से उड़ा दिया गया। इस प्रकार जाजपुरा का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। बारापाल का भील विद्रोह 1881-82। बारापाल का भील विद्रोह 1881-82 में
उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता रखब देव या ऋषभ देव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया। ऋषभ देव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह मामा एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च को विद्रोह दमन बारापाल गांव भेजी। 30 मार्च 1881 को विद्रोह भीलों एवं उदयपुर राज्य की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। बारापाल विद्रोह मार्च 1881 का है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का गामेती, नीमा, पीपली का खेमा एवं संगारी का जोता थे। बारापाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिलकपाल का गमेती, नीमा, खेमा, जोता। बिलकपाल का गमेती नीमा, पीपली का गमेती खेमा, संगारी का गमेती जोता। नीमा, खेमा और जोता बारापाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 1881 में विद्रोह हुआ। 25 अप्रैल 1881 को खेमराज भंडारी एवं महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास के माध्यम से भीलों से समझौता कर इस आंदोलन को शांत किया गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्य से कष्ट न पहुंचाने, विद्रोही भीलों को माफी देने से सहमत हो गए। भगत भील आंदोलन 1883 से 1908। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में एक बंजारे के घर हुआ। इन्होंने गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त की और कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। गोविंद गुरु के गुरु कौन थे? राजगिरी। भीलों में जन जागृति फैलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान गोविंद गिरी का है। संप सभा गोविंद गिरी ने वागड़ क्षेत्र में भीलों को संगठित करने तथा उनमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में शुरू में संप सभा की स्थापना की। संप सभा का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव रखने वाला संगठन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुआ। भीलों ने जागीरदारों व राज्य कर्मचारी को बेगार देना बंद कर दिया तथा शासकीय अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होना शुरू कर दिया। गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में ध्वनि स्थापित की। 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव से निकलने के लिए बाध्य किया गया। गोविंद गिरी ने ईडर वसंत गांव गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाई तथा उकरेली गांव में हाली कृषक के रूप में कार्य किया। हाली यानी कृषक के रूप में कार्य किया। ईडर के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंदर भीलों के अधिकारों से संबंधित कुछ 21 शर्तें थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जाता है। ईडर का समझौता गोविंद गिरी की सफलता कहा जाता है। 1911 ईस्वी के आरंभ में गोविंद गिरी ने पुनः बेड़सा लौटकर भगत पंथ की स्थापना की। देखिए, संप सभा की स्थापना 1883 में की गई। भगत पंथ की स्थापना 1911 में। तेजावत ने प्रत्येक भील में अपनी ध्वनि स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किया। अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर 3 दिन बाद रिहा करते हुए डूंगरपुर राज्य से निकल जाने के आदेश दिए। ऐसी स्थिति में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा और सूत राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को अपना मुकाम बनवाया। गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने का संदेश दिया। संदेश मिलते ही भील रसद और शस्त्र लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने लगे। अक्टूबर 1913 को गोविंद गुरु के मुख्य सहयोगी पूंजा धीरजी व अन्य भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद को मार दिया। गुल मोहम्मद को। गोविंद गुरु के मुख्य सहयोगी पूंजा धीरजी अन्य भीलों ने। इस घटना के बाद 10 नवंबर 1913
मेवाड़ बिलकुर 1904 वेलेस्ली राइफल 7वीं राजपूत रेजिमेंट जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। मानगढ़ पहाड़ी को घेरने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? हैमिल्टन। उनके साथ मेवाड़ बिलकुर 104 वेलेस्ली राइफल 7वीं राजपूत रेजिमेंट व जाट रेजिमेंट की सेनाएं थी। मानगढ़ नौशार वार्ता विफल होने के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना द्वारा वहाँ उपस्थित भीलों पर आक्रमण कर दिया। इससे 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हो गए। गोविंदगिरी व पूंजा धीर जी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। गोविंदगिरी को मौत की सजा सुनाई, लेकिन अहमदाबाद न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। सजा पूरी होने से पहले ही 1920 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर व कुशलगढ़, सूत, ईडर राज्यों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गोविंदगिरी गुजरात के पंचमहला जिले के जालोद नामक गांव के सरकारी निगरानी में रहने लगे। एक ही आंदोलन मातृकुटिया आंदोलन बिजोलिया क्षेत्र में हो रहे किसान आंदोलन का प्रभाव भीलों पर पड़ा। उन्होंने लगान, लागबाग व बेगार को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। 1917 में उन्होंने मेवाड़ महाराणा को अपनी समस्याओं के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया। ऐसी स्थिति में भीलों की जीवन दशा सुधारने में लगातार मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व उन्हें मिल रहा था। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1827 में कोलियारी गांव उदयपुर में, ये रीट लेवल टेस्ट में आया था क्वेश्चन, कोलियारी गांव का। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ? 1883 में कोलियारी गांव उदयपुर के एक ओसवाल परिवार में हुआ। मोतीलाल प्रारंभ में झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे, लेकिन सरकार व ठिकाने द्वारा आदिवासियों पर की जाने वाली ज्यादतियों से दुखी होकर ठिकाने से की नौकरी छोड़ दी। आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। 1921 में वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया का मेला लगता है कि धार्मिक मेले में तेजावत के विभिन्न स्थानों से आए हुए किसानों से मुलाकात की। एकता स्थापित करने के लिए इस अभियान को एक ही आंदोलन का नाम दिया। आंदोलन की शुरुआत 1921 में वैशाख पूर्णिमा को हुई, क्योंकि इस दिन ही मेला बढ़ता है यहाँ पे। यह आंदोलन मुख्यतः भौमट क्षेत्र के कोटड़ा, झाड़ोल, पलासिया, मादड़ी, नीमड़ा क्षेत्रों में फैला। एक ही आंदोलन विशुद्ध रूप से अपने हकों के लिए आदिवासियों का पहला राजनीतिक संघर्ष था। विशुद्ध रूप से अपने हकों के लिए आदिवासियों का पहला राजनीतिक संघर्ष था। मेवाड़ की पुकार। तेजावत के नेतृत्व में 7 से 8 हज़ार किसान व आदिवासी पिचोला झील की पाल पर इकट्ठे हो गए। तब तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर माना के समक्ष पेश किया, जिसमें आदिवासियों के दुख, दर्द एवं कष्टों की व्यवस्थित विचार आता है। माना द्वारा किसानों की 3 महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार नहीं करने पर तेजावत ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। जुलाई 1921 में मादड़ी पट्टा के भीलों व ज्वास क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया। अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने भीलों को भड़काने के आरोप में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। तेजावत की गिरफ्तारी की सूचना पर हजारों भील झाड़ोल में एकत्रित हो गए। जागीरदार ने घबरा कर तेजावत को मुक्त कर दिया। दिसंबर 1921 तक यह आंदोलन ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, नानता, सिरोही आदि राज्यों में फैल गया। नीमड़ा कांड। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव, विजयनगर राज्य, वर्तमान गुजरात में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन पर मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भीलकोर के सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 1200 भील मारे गए। तेजावत के पैर में गोली लगी। इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा गुजरात का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गुजरात का जलियांवाला बाग नीमड़ा कांड को कहा जाता है। मार्च 1922 में हुआ। तेजावत के अनुयायी उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थल पर ले गए। वे भूमिगत हो गए। इस घटना के बाद खेरवाड़ा क्षेत्र में
भील आंदोलन समाप्त हो गया। कोरडा क्षेत्र के भीलों और ग्रासियों को कुछ रियायतें देकर संतुष्ट किया गया। सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन। जनवरी 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्हें उदयपुर के भीलों की पद्धति पर ग्रासीय आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। तेजावत ने सिरोही राज्य में भीलों और ग्रासियों की अनेक सभाएं आयोजित कर उन्हें एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इससे सिरोही में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। 28 जनवरी 1922 को सिरोही सरकार ने सभाएं करने पर रोक लगा दी। रोक के बावजूद 3 फरवरी को समाना गांव आबू रोड व 12 फरवरी को गोपेश्वर नामक स्थान पर सभा का आयोजन हुआ। अप्रैल 1922 को सियावा गांव सिरोही में मेवाड़ भील कोर व राज्य की सेना ने गोलियां चलाई, जिसमें 3 व्यक्ति मारे गए। 5 से 6 मई 1922 को सेना ने बालोलिया और भूला गांव को घेरकर आग लगा दी, गोलियों की बौछार की। इसमें 50 से अधिक व्यक्ति मारे गए। 23 मई 1922 को सिरोही राज्य सरकार ने आदिवासियों को कुछ रियायत प्रदान कर कुछ समय के लिए आंदोलन को शांत किया। 1923 में छोचर देलवाड़ा नामक स्थान से भीलों व ग्रासियों ने पुनः आंदोलन शुरू किया। मेवाड़ राज्य, बम्बई व सिरोही राज्य में तेजावत की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। अंत में मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने पर 3 जून 1929 को खेड़ब्रह्म ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने किसके कहने पर आत्मसमर्पण किया? गांधी जी के कहने पर। कहाँ पर किया? खेड़ब्रह्म ईडर में, गुजरात में। कब किया? जून 1929 में। ईडर ने तेजावत को मेवाड़ को सुपुर्द कर दिया, जहाँ उन पर राजद्रोह का केस लगाकर कारावास की सजा दी गई। अब गांधी जी ने तेजावत को पकड़ा तो दिया, किंतु तेजावत को वापस छोड़ाया नहीं। हाकिम और हुक्म नहीं, राजा और न ही हुक्म, न ही राजा न ही हुक्म। भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में यह नारा चलाया। हाकिम और हुक्म नहीं नारा किसने दिया? मोतीलाल तेजावत ने। न ही राजा और न ही हुक्म। राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने की शर्त पर 3 अप्रैल 1936 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। भाई साहब को 1929 में जेल में डाला गया। 7 वर्ष बाद 1936 में निकाला गया। भील उन्हें आदिवासियों का मसीहा व बाप जी के नाम से पुकारते थे। मीणा आंदोलन। मीणा अंग्रेज़ों को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप कर उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए। मीणा द्वारा अंग्रेज़ों की नई प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करने पर उन्हें आपराधिक जाति में सम्मिलित कर कठोर कानूनों द्वारा इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। मीणों की लूटमार व उपद्रवों से परेशान होकर भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। 1930 में जयपुर रियासत में जराइम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। 1924 में तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया मीणाओं से परेशान होकर भारत सरकार ने। उसके बाद में 1930 में जयपुर रियासत ने जराइम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति बना लिया। इस कानून के तहत 12 साल से अधिक आयु के हर सदस्य को प्रतिदिन थाने में हाजिरी के लिए पाबंद किया गया। पुलिस ने हाजिरी के प्रावधानों का कठोरता से पालन शुरू कर दिया। रियासत की इस कार्रवाई से मीणाओं में असंतोष बढ़ गया। हाकिम और हुक्म नहीं नारा मोतीलाल तेजावत ने दिया। जराइम पेशा जराइम जयपुर रियासत ने लगाया। ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट भारत सरकार द्वारा 1924 में और जराइम पेशा 1930 में। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया? 1933 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। जहाँ पे सूजत स्रोत लिखा हुआ है वो तो समझ लो कि आना फिक्स है या आ चुका है। अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमकाथाना में मीणा जाति का एक वैध अधिवेशन का आयोजन हुआ। इसी सम्मेलन में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। राजेंद्र कुमार को मंत्री और लक्ष्मी नारायण जरवाल को संयुक्त मंत्री बनाया गया।
इस सम्मेलन में श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में जराइम पेशा कानून के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। लक्ष्मी नारायण झालवार के नेतृत्व में जराइम पेशा के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जराइम पेशा के विरुद्ध लक्ष्मी नारायण जरवाल ने। यह आंदोलन मीणा जाति के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर सम्मेलन में राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण जरवाल के प्रयासों से जराइम पेशा कानून रद्द का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 1945 में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पिछड़ी जाति के मसीहा ठक्कर बप्पा ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर इस कानून को रद्द करने की सलाह दी। अतः मई 1946 को जयपुर रियासत द्वारा यह कानून रद्द कर दिया गया। मई 1946 को यह कानून रद्द कर दिया गया। बना कब था जराइम पेशा? 1930 में बना था। 16 वर्षों बाद मई 1946 में बंद हो गया। क्रिमिनल टाइप एक्ट वो तो बना था 1924 में और भारत सरकार द्वारा बनाया गया। अक्टूबर 1946 को बाघावास में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1946 के बाघावास में एक सम्मेलन में मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया। इस दिन को राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया गया। 28 अक्टूबर 1946 को मुक्ति दिवस मनाया गया और बाघावास में मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया। हम भाई चौकीदारी नहीं करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे। अंत में 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से विभिन्न रियासतों के जराइम पेशा कानून रद्द कर दिए गए। मीणों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। किसान आंदोलन। राजस्थान में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें किसान का राज्य या जागीरदार से सीधा संबंध होता था। खालसा तथा जागीर दोनों ही क्षेत्रों के किसानों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाता था। अंग्रेजों के आगमन के बाद राजपूताना के शासकों को बाहरी आक्रमण से मुक्ति मिल गई। अब वे अंग्रेजी छत्रछाया में निरंकुश एवं स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगे। राजपूताना के शासकों को खुराज के रूप में एक निश्चित धनराशि अंग्रेजों को चुकानी होती थी। अतः उन्होंने अपने जागीरदारों से एक निश्चित कर चटूंद लेना प्रारंभ कर दिया। जागीरदार भी किसानों से मनमाना लगान और अन्य कर वसूल करने लगे, जिससे किसानों में असंतोष उभरने लगा। अंग्रेजों के संपर्क में आने से जागीरदारों के रहन सहन में बदलाव हुआ। वे पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति नकल करने लगे, जिससे उनके खर्चों में वृद्धि हुई, जिसका भार किसानों को लगान वृद्धि के रूप में सहन करना पड़ा। अधिक लगान चुकाने के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंसते गए। जागीर क्षेत्र में मामलों में शासक बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। जागीरदार कभी भी लगान बढ़ा सकता था। वे किसानों के साथ मनमाना व्यवहार करते थे, इसलिए जागीरी क्षेत्र में किसानों का अधिक शोषण होता था और खालसा भूमि में कम। बिजोलिया किसान आंदोलन। वर्तमान भीलवाड़ा स्थित बिजोलिया क्षेत्र आज़ादी से पहले मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के जागीरदार राव जी कहलाते थे। बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? राव जी। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार जगनेर उत्तर प्रदेश के थे। इन्होंने 1527 में कान्हा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया। सांगा ने प्रसन्न होकर इन्हें ऊपरमाल की जागीर उपहार में दी थी। ऊपरमाल की जागीर का सदर मुकाम बिजोलिया था। ऊपरमाल की जागीर का सदर मुकाम बिजोलिया था। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। यहाँ के जागीरदार राव गोविंददास के काल तक किसानों को जागीरदार से कोई विशेष शिकायत नहीं थी। यहाँ के जागीरदार गोविंददास के काल तक किसानों को कोई विशेष शिकायत नहीं थी। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। गोविंददास के काल तक तो कोई शिकायत नहीं थी, किंतु आगे क्या होता है अभी देखते हैं। आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 है। 1854 में राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना। गोविंददास से तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु 1854 में
कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना उसके समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लागत प्रचलित थी। उसने किसानों से अधिक लगान वसूलने के आदेश दिए। आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। 1897 में गिरधरपुरा गांव में एक किसान गिरधरपुरा गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज यानी कि नुक्ता किसे कहते हैं, मृत्यु भोज को कहते हैं, के मौके पर सभी किसान एकत्रित हुए और उन्होंने जागीरदार की अध्यक्षता से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। किसानों की ओर से नानाजी और ठाकरे पटेल ने उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह को ठिकाने के जुर्मों के खिलाफ शिकायत की। महाराणा जागीरदार को चेतावनी देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। राव कृष्ण सिंह ने नानाजी और ठाकरे पटेल को उपरमाल जागीर से निष्कासित कर दिया। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर चमरी कर 13 रुपये, कुछ साक्ष्य में 5 रुपये के नाम से नया कर लगा दिया। किसानों ने 1905 की अक्षय तृतीया को खेतों में हल नहीं चलाए और निश्चय किया कि जब तक चमरी कर को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेंगे। राव कृष्ण सिंह घबरा गया और किसानों को बुलाकर चमरी कर को हटा दिया और लगान उपज का 1/8 भाग के स्थान पर 2/5 करने की घोषणा की। पहला तो कहते थे 2 में से 1 लूँगा, अब कहता है कि 5 में से 2 ही लूँगा केवल। ज़्यादा अंतर तो नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर तो है ही है। फिर 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद उसके नज़दीकी रिश्तेदार 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद उसके नज़दीकी रिश्तेदार पृथ्वी सिंह को कामा डींग से बुलाकर उपरमाल जागीर का उत्तराधिकारी बनाया गया। 1906 में पृथ्वी सिंह ने जागीरदार बनते ही पुरानी रियायतों को बंद कर तलवार बधाई नाम का एक नया कर लगा दिया, चमरी कर। उपरमाल जागीर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री की विवाह पर 5 रुपये चमरी कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। तलवार बधाई उत्तराधिकारी शुल्क। ठिकाने में नए उत्तराधिकारी की ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाने वाला कर तलवार बधाई उत्तराधिकारी था। चमरी कर पुत्री के विवाह पर 5 रुपये से 13 रुपये तक था। तलवार बधाई और उत्तराधिकारी ठिकाने में नए उत्तराधिकारी ताजपोशी पर किया जाता था। जागीरदार नीतियों से परेशान यहाँ के किसानों का नेतृत्व साधु सीताराम दास ब्रह्मदेव व फतेहचारण कर रहे थे। 1913 में किसानों ने उपरमाल की भूमि पर हल नहीं चलाए और पड़ोसी राज्य में खेती की भूमि पड़त रहने से ठिकानों को हानि हुई, जिससे नाराज होकर पृथ्वी सिंह ने दमनकारी रवैया अपनाया। सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। फतेहचारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण जागीर का प्रशासन सीधे महाराणा के नियंत्रण कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स में चला गया। राज्य की ओर से अमर सिंह राणा को ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक ने कुछ रियायतें दी, लेकिन ठिकाने के कर्मचारियों ने उन रियायतों को किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1916 से 1922 साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। पथिक जी ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा शुरू किया। पुस्तकालय, पाठशाला और अखाड़ा शुरू किया। 1916 में ठिकाने ने 10 रुपये प्रति हल के हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध का चंदा वसूलना शुरू किया। विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किसानों को संगठित किया और 1917 में उन्होंने बेरीसाल के बांस गांव में हरियाली एवं हमेशा एक दिन बिजोलिया किसान पंचायत उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन की स्थापना की। इस पंचायत का सरपंच श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। विजय सिंह को पता था कि यदि मैं खुद बनूंगा तो पकड़ जाऊंगा, मन्ना पटेल को बनना देते। इसके तहत प्रत्येक गांव में किसान पंचायत की शाखाएं खोली गई। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंचीड़ा गीत, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सोलनकर द्वारा रचित कविताएं,
पूरे उपरभार में गूंजने लगी। युद्ध का जनता व बेकार नहीं देने पर ठिकाने ने दमनकारी नीति अपनाई। किसानों को जेल में डालकर यातनाएं दी गई, उनकी खड़ी फसलें नष्ट कर दी गई। माणिक्यलाल वर्मा व साधु सीताराम दास को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को भूमिगत होना पड़ा। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देने और लोकप्रिय बनाने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को रक्षाबंधन के अवसर पर चांदी की एक राखी भेजी और इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाई। 1918 में पथिक जी कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में गांधी जी से मिले। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को सत्यता को जानने के लिए पथिक जी के साथ बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस हास्य का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। जांच आयोग। मजबूरी में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने अप्रैल 1919 में किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। मांडलिक के हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, इसमें 3 व्यक्ति थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली। बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष था, ठाकुर अमर सिंह उसके साथ थे और न्यायाधीश अफजल अली भी इसके साथ थे। आयोग ने लागबाग कम करने, बेकार पता बंद करने और किसान कार्यकर्ता को जेल से छोड़ने की सिफारिश की, परंतु मेवाड़ राज्य ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र, पूना से मराठा तिलक द्वारा प्रकाशित आदि समाचार पत्रों में बिजोलिया आंदोलन की खबरें छपनी प्रारंभ हो गई। इसी बीच पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया। वे बिजोलिया से वर्धा चले गए। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने बिजोलिया के 3 किसानों को नागपुर बुलाकर देशी राज्यों के अत्याचारों का चित्रण करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिस पर मेवाड़ महाराणा ने बाहरी लोगों द्वारा जांच करने पर आपत्ति जताते हुए एक आयोग गठित करवाया। राजपूताना मध्य भारत सभा की समस्या की जांच के लिए भवानी दयाल ने आयोग बनाया। महाराणा ने फरवरी 1921 में बेदरा ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता 3 सदस्यीय आयोग, पहला एक और भेजा था 3 सदस्यीय। उसमें कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, अमर सिंह था, फजल अली था। और दूसरे वाले में कौन है? राज सिंह, ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह मेहता। पहले में भी 3, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली, जबकि दूसरे में राज सिंह, रमाकांत मालवीय, तखत सिंह मेहता 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया, जिसने उदयपुर में ही किसानों की शिकायतों की सुनवाई की। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 15 किसान प्रतिनिधियों ने किसानों का पक्ष रखा। आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही माना, लेकिन महाराणा ने आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों के आंदोलन की उग्रता देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपूताना के एडीजी रॉबर्ट ऑलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंचे। राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद पटेल, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल ने किसानों का पक्ष रखा। 11 जून 1922 को ऑलैंड के प्रयासों से ठिकानों किसानों में समझौता हुआ। 35 लाख तक समाप्त कर दी गई। बेगार पर रोक लगा दी। तलवार बांधाई की राशि में कमी की गई। पड़त जमीन पर लगान नहीं लेना तय हुआ। जुल्मी कामदारों को हटा दिया गया। ठिकाना इस समझौते को लागू करने के पक्ष में नहीं था। ठिकाने की बदनीयत से समझौता लागू नहीं हो पाया। किसानों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन का तृतीय चरण 1923 से 1941। 1923 से 1926 तक अतिवृष्टि व अनावृष्टि से फसलें नष्ट हो गई, लेकिन ठिकाने ने लागबाग वसूलना जारी रखा। 1926 ईस्वी के बंदोबस्त में लगान की दरें बहुत ऊंची तय की गई। 1927 में किसान पंचायत के निर्णयानुसार
धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी। इन किसानों द्वारा छोड़ी गई ज़मीनों को महाजनों व अन्य किसानों ने छुड़वा दी। इसी समय पथिक व नामदान चौधरी के मध्य मतभेद हो गए। किसानों द्वारा जमीन छोड़ने के निर्णय पर दोषारोपण पथिक पर किया गया। इससे आहत होकर पथिक ने स्वयं को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर बजाय जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और इसके संचालन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपी। किसानों ने माणिक्यलाल वर्मा को अपना प्रधान नेता चुना और अपनी जमीनें वापस प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 1931 में किसानों ने छोड़ी हुई जमीन पर हल चलाना शुरू किया। मेवाड़ की सेना ने किसानों को पीटा और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। माणिक्यलाल वर्मा व 200 अन्य किसानों को जेल में डाल दिया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत 1941 ईस्वी में हुआ। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजयराघवाचारी के निर्देशन पर तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन बिजोलिया गए। माणिक्यलाल वर्मा अन्य किसानों से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन था, जो लगभग भारत का सबसे लंबा चलने वाला 44 वर्ष। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो विजय सिंह पथिक है, किंतु बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछे तो विजय सिंह पथिक है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे साधु सीताराम दास है। बिजोलिया किसान आंदोलन का असाधारण संदेशवाहक तुलसी भील था, जो प्रतिदिन पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार करता था। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1925। बेगू ठिकाना मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजोलिया ठिकाने के पास स्थित था। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में है। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ोसी की जागीर बेगू पर भी पड़ा। 25 प्रकार की प्रमुख लाग बाग थी बेगू में 1921 से 1925 में आंदोलन चला। बेगू के किसान 1921 में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने लाग बाग तथा बेगार के विरुद्ध बिजोलिया की तरह आंदोलन करना तय किया। किसानों ने राजस्थान सेवा संघ का सहयोग लेने का निर्णय किया। उन्होंने सर्वसम्मति से विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। पथिक जी पर उदयपुर राज्य ने भूभाग पर प्रवेश करने पर पाबंदी थी, इसलिए पथिक जी के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेगू जागरूक आंदोलन का नेतृत्व किया। बेगू के किसानों ने विजय सिंह पथिक को बुलाया, किंतु विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को भेजा, क्योंकि विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध था कि आप मेवाड़ में नहीं आ सकते। बेगू के किसानों की दो प्रमुख मांगें थी। फसल का खूंटा नहीं करवाया जाए, भूमि का बंदोबस्त होने के बाद जो लगान निर्धारित की जाए वो ही लिया जाए। जून 1922 में बेगू के ठाकुर रावत अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच पथिक की मध्यस्थता से समझौता हो गया। किसानों की सभी मांगें मान ली गई। मेवाड़ बेगू में जून 1922 में समझौता भी हो गया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोलो सिख समझौता संज्ञा देते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। बेगू में तो मेवाड़ महाराणा नहीं माना और बिजोलिया में यहाँ का सामंत नहीं माना। बिजोलिया का सामंत खराब, बेगू का महाराणा खराब। बिजोलिया का सामंत खराब, बेगू का महाराणा खराब। वहाँ के ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया। उसके ठिकाने को मार्च 1923 में मुसरमात ठिकाने की नियुक्त कर्मचारी राज करे में दे दिया। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर मुंशी अमृतलाल को बेगू का मुसरिम नियुक्त कर दिया गया। ट्रेंच आयोग। इसके बाद मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए ट्रेंच आयोग सेटलमेंट कमीशन का गठन किया। ट्रेंच 13 जून 1923 को बेगू पहुंचा। किसानों ने इसका बहिष्कार किया।
ट्रेंच आयोग ने एक तरफा निर्णय देते हुए 4 मामूली लागतों को छोड़कर शेष सभी लागतों और व्यवहार को उचित ठहराया तथा पत्ते को किसानों को भड़काने के लिए उत्तरदायी ठहराया। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार के लिए गोविंदपुरा गांव भिलवाड़ा में हो रही किसानों की सभा पर ट्रेंच के आदेश से सभी को घेर कर गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी जयनगर निवासी कृपाजी अमरपुरा निवासी शहीद हो गए। रूपाजी कृपाजी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। 500 से अधिक किसान गिरफ्तार कर लिए गए। ठिकाने की दमनात्मक कार्यवाही से आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। किसानों का मनोबल गिरता देख विजय सिंह पति उदयपुर राज्य में प्रवेश कर पाबंदी के बावजूद वे तुरंत बेगू पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जिससे पुनः आंदोलन उभर आया। इससे मेवाड़ सरकार व मुंशी अमृतलाल भयभीत हो गए। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके बाद रामनारायण चौधरी ने पुनः नेतृत्व संभाला। आंदोलन के दबाव में दिसंबर 1923 में बेगू बंदोबस्त किया गया। 20 मई 1925 तक 125 गांवों में भूमि बंदोबस्त का काम पूरा हो गया। 1925 में किसानों की अधिकांश मांगें मान ली गई। लगान की दरें निर्धारित की गई। कुल 53 में से 34 लागतों को समाप्त कर दी गई। बेगार पर भी रोक लगा दी गई। बेगू किसान आंदोलन समाप्त हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। 53 में से 34 मांगें समाप्त कर दी गई। 34 लागें समाप्त कर दी गई। पूर्वी मेवाड़ परिषद किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से बिजोलिया, बेगू व पूर्वी मेवाड़ के गांवों को मिलाकर फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की तिलसवा गांव बूंदी में स्थापना की गई। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना तिलसवा गांव बूंदी में फरवरी 1922 में की गई। फरवरी 1922 में पूर्वी मेवाड़ परिषद की तिलसवा गांव बूंदी में स्थापना हुई। इसी दिन 1500 किसानों का प्रथम किसान सम्मेलन बेगू पंचायत के सरपंच गोकुल धाकड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसी दिन 15,000 किसानों का प्रथम किसान सम्मेलन बेगू पंचायत के सरपंच गोकुल धाकड़ की अध्यक्षता में हुआ। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन या बर्ड किसान आंदोलन 1922 में हुआ। बूंदी के किसान ऊंची लगान दरों, यह भी स्टोन में आया था 19 बूंदी वाला। बूंदी के किसान ऊंची लगान दरों, लागतों, बेगार एवं भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। बिजौलिया और बेगू के किसानों की तरह बूंदी के किसानों को भी लगभग 25 प्रकार की लाग बाग जागीरदार को देनी पड़ती थी। 1922 में हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम चंदा ने बूंदी की बरड़ क्षेत्र में किसानों को संगठित व जागृत करने का कार्य किया। अप्रैल 1922 में बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। यह क्वेश्चन, यही लाइन पूछी गई सीधी की सीधी। बूंदी के बरड़ में आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1922 में बूंदी के बरड़ में आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन प्रमुख केंद्र बरड़, डाबी, बरुदान, निमराना गढ़ड़ा थे। जून 1922 में रामनारायण चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पैम्पलेट प्रकाशित किया। रामनारायण चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार पैम्पलेट प्रकाशित 1922 में किया। अप्रैल 1922 को बरड़ बूंदी में किसान आंदोलन हुआ। बरड़ बूंदी जिले के दक्षिणी पश्चिम में बीड़ जंगलों का एक पथरीला और कठोर भूभाग है जो बिजोलिया से सटा हुआ है। बूंदी के दक्षिण पश्चिम में है बरड़, ठीक है, मेवाड़ और बूंदी के बीच में है। बीड़ जंगलों का एक पथरीला कठोर भूभाग है जो बिजोलिया से सटा हुआ है। बरड़ नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम ने किया। अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों की डाबी नामक गांव में सभा हुई। सम्मेलन में जोशीले नारों तथा राष्ट्रीय गीतों से जनता में उत्साह का संचार किया जा रहा था। इस सभा का पता चलने पर हाकिम इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह, हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में पुलिस एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मंच पर विजय सिंह पति द्वारा रचित झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील नामक कार्यकर्ता व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इस सभा की अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे। बरड़ किसान 1922 में हुआ।
ये पलड़ या बूंदी में नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। विजय सिंह पति द्वारा रचित झंडा गीत गा रहे थे, नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इस सभ्य की अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे। अब वहाँ पे और कौन करेगा, बूंदी में नैनूराम शर्मा ही है सब कुछ, पंडित जी। नानक जी भील की याद में भंवरलाल सवनकार प्रज्ञा चक्षु ने अर्जी गीत लिखा, अर्जी गीत बनाया भंवरलाल सवनकार प्रज्ञा चक्षु ने। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी ने किसानों से मिले। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में किसानों पर दमन चक्र की निंदा की गई। बूंदी आंदोलन में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या सभाओं की सुरक्षा हथियारबंद महिलाओं द्वारा की जाती थी। जांच आयोग राजस्थान सेवा संघ द्वारा जांच की मांग करने पर बूंदी के शासक ने महाराजा पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप और लाला भैरवलाल, इन 3 सदस्यों का एक विशेष जांच आयोग गठित किया गया। किसानों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। बूंदी में आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया। उन्हें लागबाग और बेगार की रियायतें दी गई। जून 1923 में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी। मई 1923 में पंडित नैनूराम शर्मा को राज्य विरोधी कृत्यों के लिए 4 साल का सख्त कारावास दिया गया और जेल से रिहा होने पर उसके द्वारा राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य द्वारा दी गई रियायतों से किसान पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। अतः 1923 के अंत तक आंदोलन शिथिल हो गया। बूंदी में गुर्जर आंदोलन 1936 में बरड़ व बरूदन क्षेत्र में आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। यहाँ के गुर्जर किसान नुक्ता प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने एवं नए कर लगाने के कारण प्रशासन के विरुद्ध हो गए। अक्टूबर 1936 को हिंडोली बूंदी के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर व मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार को मांग पत्र भेजा। सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं देने से किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1943 में सरकार द्वारा पशु चराई कर में छूट देने से आंदोलन समाप्त हुआ। अलवर किसान आंदोलन अलवर 21 में अलवर 1921 में अलवर शासक जय सिंह के समय अलवर रियासत में जंगली सूअर मारने पर प्रतिबंध लगा था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। सूअर की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौते कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। अलवर का सूअर आंदोलन कब हुआ? 1921 में। बरड़ बूंदी आंदोलन 1922 में। नीमू चना किसान आंदोलन 23 से 24 में। अलवर राज्य में तीसरा भूमि बंदोबस्त किया गया। उसके बाद अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में 40% बढ़ा दिया। ब्राह्मणों और राजपूतों को लगान मिलने वाली रियायतें समाप्त कर दी। विश्वेदारों ने नई दरों पर लगान न देने का निश्चय किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र नीमू चना कोटपुतली बहरोड था। इस आंदोलन का नेतृत्व माधव सिंह व गोविंद सिंह कर रहे थे। नेताओं ने अमर सिंह व गंगा सिंह प्रमुख थे। अक्टूबर 1924 में अनेक गांवों में सभाओं का आयोजन किया गया। किसानों ने अपनी मांगें जय सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। महाराजा ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली की एक सभा की तथा पुकार नामक एक पुस्तिका में किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया। 6 मई 1925 को अलवर राज्य के दीवान ने सभा करने एवं अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी। 13 मई को भारी संख्या में किसान नीमू चना गांव कोटपुतली बहरोड में एकत्रित हो गए। राज्य की सेना ने पूरे गांव को घेर लिया। कमांडर चाचू सिंह ने 14 मई 1925 को किसानों की सभा पर गोली चलाने एवं गांव को जलाने का आदेश दिया।
सैन्य दल ने मशीन गनों से गांवों पर गोलियां बौछार कर दी। 50 व्यक्ति मारे गए, 1600 घायल हुए, 144 घर जला दिए गए। राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में 31 मई को इस घटना का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया। रामनारायण चौधरी ने अपने एक लेख में इसे नीमूचाणा हत्याकांड कहा है। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी डायरिज्म ऑफ डबल डिसिप्लिन्ड की संज्ञा दी। राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया, जिसके मामले पर लीपापोती कर दी गई। 18 नवंबर 1925 को अलवर सरकार ने किसानों को पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लगान लेने के आदेश जारी किए। गिरफ्तार किसानों को माफी दे दी गई। जिन परिवारों को जनहानि हुई उन्हें मुआवजा दिया गया। विश्वेधार। अलवर में अधिकांश किसान खालसा क्षेत्रों में स्थायी भूस्वामी के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेधार के नाम से जाना जाता था। इजारा पद्धति। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। सीता देवी। नीमूचना गांव कोटपुतली बैरोड के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने यहाँ महिलाओं का नेतृत्व किया। कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। मेव किसान आंदोलन 1932-33। 1923-24 में भूमि राजस्व बंदोबस्त के कारण मेव किसानों में असंतोष हुआ। अलवर व भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र में के किसानों ने 1932 में मोहम्मद हादी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिलुल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की। अंजुमन खादिलुल इस्लाम संस्था की स्थापना मोहम्मद हादी ने कब की? 1932 में। बाद में गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व संभाला। मेव आंदोलन में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। मेवों ने हिंदुओं के घरों व संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। जनवरी 1933 में अलवर महाराजा जयसिंह की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना राज्य क्षेत्र में घुस आई और मेव आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने 22 मई 1933 को महाराजा जयसिंह को देश निकाला देते हुए यूरोप भेज दिया। इस आंदोलन की जांच हेतु अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर मेव किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। 1934 में मेवों ने विद्रोह समाप्त हो गया। भरतपुर में किसान आंदोलन 1931 से 33। या 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1931 में भरतपुर राज्य में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें लगान की दरों में वृद्धि की गई। नए बंदोबस्त से किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया। लंबरदारों ने भी लगान की नई दरों का विरोध किया। नवंबर 1931 को भोज नामक भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने कौंसिल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नवंबर 1931 को भोज नंबरदार ये मतलब इसका मतलब भोज नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे आंदोलन कमजोर हो गया। स्टेट काउंसिल ने बढ़ी हुई दरों को 5 वर्ष तक स्थगित कर दिया, जिससे आंदोलन शांत हो गया। बढ़ी हुई दरें स्थगित की गई 5 वर्ष के लिए की। ये बढ़ी हुई दरें 5 वर्ष के बाद में ली जाएगी, पहले तो आप पुरानी वाली देते रहो। नवंबर 1931 में भोज नामक नंबरदार के नेतृत्व में किसानों ने कौंसिल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नवंबर 1931 को भोज नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन कमजोर हुआ। मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन। मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन। तोल आंदोलन। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1920-21 में मारवाड़ में तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ। मारवाड़ राज्य में 100 तोड़े का एक शेर था। 100 तोड़ों से एक शेर बनता था। लोगों ने इसे 80 तोड़े का एक शेर करने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ता के साथ हड़ताल शुरू कर दी।
दबाव में सरकार ने मांगे मानते हुए 80 तोले का शेयर कर दिया। ये मारवाड़ के लोगों की पहली विजय थी। मादा पशुओं के निर्यात पर लोग के लिए आंदोलन। अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया, जिससे हजारों की संख्या में पशु मारवाड़ से बाहर विक्रय के लिए जाने लगे। इससे किसानों को अपने दूध, दही, घी आदि व्यवसाय बंद होने की आशंका थी। मारवाड़ी अधिकारिणी सभा ने निर्यात संबंधी आदेशों को रद्द करने के लिए किसानों के साथ मिलकर रेल की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। सितंबर 1924 में सरकार ने पशुओं व घास-फूस के निर्यात पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। मारवाड़ के किसानों की ये दूसरी विजय थी। पहली विजय तो थी कि तोल कम करवा दिया। पहली विजय थी 80 तोले का एक शेयर करवा दिया। दूसरी विजय थी कि मादा पशुओं की जो है निर्यात था उन पर रोक लगा दी। मारवाड़ किसान आंदोलन। मई 1939 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग एवं अन्य लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जागीरदारों द्वारा वसूली जाने वाली लागतों की संख्या लगभग 136 थी। मारवाड़ क्षेत्र की भूमि उपजाऊ न होने के कारण लागतें चुकाने के बाद किसानों के पास बहुत कम अनाज बचता था। ये तो अच्छी बात है, सभी को पता है, सच्ची बात है। अच्छी में जयनारायण व्यास, आनंददास सुराणा, भंवरलाल सराफ व हेमचंद छंगाणी ने किसानों की आवाज़ उठाई व उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास द्वारा लिखित पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित कर मारवाड़ प्रशासन की कमियों व किसानों की समस्याओं को उजागर किया। इन नेताओं की कार्रवाइयों से चिढ़कर राज्य ने जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर नागौर में मुकदमा चलाकर 5 वर्ष की सजा दी गई। गांधी ईवी समझौते के बाद 9 मार्च 1931 को इन्हें रिहा किया गया। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रभाव खालसा क्षेत्र में भी था। इन किसानों ने बिगोड़ी की ऊंची दर व लागबाग का विरोध किया। 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थे। अधिवेशन में बेंगोड़ी व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। नागौर, बिलाड़ा, परबतसर, फलोदी, मेड़ता, डीडवाना, सांबर व जोधपुर के किसानों ने महाराजा से बेंगोड़ी की रकम कम करने की मांग की। सरकार ने किसानों को कर संबंधी कुछ रियायतें दी। इसके बाद जून 1934 को बेंगोड़ी की दर में कमी कर दी, जिससे खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन शांत हो गया। पुनः आंदोलन प्रारंभ। 1936 में राज्य सरकार ने 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया, मगर जागीरी क्षेत्र में मारवाड़ के जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे। राज्य सरकार ने तो क्या किया, समाप्त कर दिया, किंतु मारवाड़ क्षेत्र के जागीरदार इन्हें वसूल कर रहे थे। मारवाड़ राज्य लोक परिषद के किसानों का समर्थन करते हुए सितंबर 1939 को अवैध लागतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया। जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार किए, मारा पीटा, उनकी फसलें नष्ट कर दी। मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन आंदोलन जोर शोर से चलता रहा। जून 1940 में जोधपुर सरकार ने पुनः मान्यता दी। मारवाड़ महाराजा ने किसान आंदोलन को विभाजित करने व कमज़ोर करने के लिए प्रत्येक ठिकाने की शिकायतों को अलग अलग मानकर निर्णय करना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार ने लागबाग व भूमि लगान की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त कर दिया। जोधपुर सरकार से प्रोत्साहन पाकर बलदेव राम मिर्दा ने विभिन्न परगनों के किसानों का एक सम्मेलन 27 व 28 जून 1941 को श्री सुमेर स्कूल जोधपुर के प्रांगण में
बुलाया, जिसमें मारवाड़ किसान सभा नामक एक संगठन की घोषणा की गई और सर्वसम्मति से मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष और बाल किशन कछवा को मंत्री बनाया गया। बलदेव मिर्दा ने यह जो है सभा बुलाई जून 1941 में जोधपुर के सुमेर स्कूल प्रांगण में। एक मारवाड़ किसान सभा का गठन 1941 में जून 1941 में मारवाड़ किसान सभा का गठन जून 1941 में बलदेव राम मिर्दा द्वारा किया गया। मंगल सिंह कछवा को अध्यक्ष व बाल किशन कछवा को मंत्री बनाया गया। चंडावल घटना 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता जैतारण व्यावर व सोजत पाली के किसानों को जागरूक कर रहे थे। 1941-42 में जाट किसान सुधारक सभा द्वारा लागतें कम करवाने के लिए सभाएं की गई। मार्च 1941 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता मांगीलाल ने अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडावल सोजत में एक सम्मेलन बुलाया। यहाँ का जागीरदार ये सम्मेलन नहीं होने देना चाहता था। 28 मार्च को ठिकाने के लठेतों एवं पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं को मारा पीटा व अत्याचार किए। महात्मा गांधी ने इस घटना की निंदा की। चंडावल घटना की भी महात्मा गांधी ने निंदा की। चंडाल होगा तो फिर महात्मा निंदा ही करेंगे और क्या करेंगे। राज्य सरकार ने मामले की जांच के बजाय जयनारायण व्यास और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिसंबर 1943 को सरकार ने किसानों की कुछ मांगें को मानते हुए जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। डाबड़ा कांड डाबड़ा गांव डीडवाड़ा में मारवाड़ लोक परिषद और किसानों सभा 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव डीडवाड़ा में एक विशाल सम्मेलन करवाया। इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक मथुरा दास माथुर थे। डाबड़ा में डीडवाड़ा में एक मारवाड़ लोक परिषद का विशाल सम्मेलन करवाया। इसके मुख्य आयोजनकर्ता मथुरा दास माथुर थे। इस सभा में जागीरी प्रथा व लाग बाग विरोधी नारे लगाए। इसमें मथुरा दास माथुर द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनेवाला, चुन्नीलाल शर्मा, नरसिंह कछवा, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार आदि कार्यकर्ता डीडवाड़ा से डाबड़ा पहुंचे। यहाँ के जाट किसान जब एक समूह के रूप में जागीरदार के किले के पास पहुंचे तो ठिकाने के कर्मचारियों व जागीरदार के सशस्त्र लोगों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में जागीरदार की ओर से मेहताब सिंह मारा गया और आंदोलनकारियों में चौधरी पन्नाराम, नंदाराम, जग्गू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, रामूराम, लाडनू डीडवाड़ा कुचामण का, रूगाराम चौधरी सहित 12 किसान शहीद हुए। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में इस हत्याकांड की निंदा हुई। मथुरा दास माथुर ने अपने उद्गार में कहा, आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इससे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा ही मिलती है। अब यदि खाली जगह देके सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना खाली जगह की लगती है तो मथुरा दास ने डाका डाला डाबड़ा में, ऐसे याद रखना डाबड़ा वाली। ये कोटेशन तो पूछ लिया गया, सूजस तो भाई साहब फिक्स पूछता है, कोटेशन तो पूछ, लेकिन खाली जगह रख के अब ये पूछ सकता है वापस डाबड़ा वाला। देश के स्वतंत्र होने तक यह आंदोलन चलता रहा। अंततः जून 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत दी। शेखावाटी शेर राजू ठेठ दिलदार है। शेखावाटी किसानों आंदोलन। शेखावाटी क्षेत्र के किसानों की प्रमुख समस्याएं जागीरदारों के अत्याचार, लगान में वृद्धि, बेकार लिया जाना, किसानों की औरतों से छेड़छाड़ किया जाना आदि थी। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, संबर, सीकर और खेतड़ी ठिकाने थे। यहाँ के अधिकांश जाट जाति के थे किसान। यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से हुई। यहाँ की भूमि खालसा व जागीरी 2 भागों में बटी हुई थी। खालसा क्षेत्र से सीकर का राव राजा सीधा लगान वसूला करता था। जागीरी क्षेत्र में छोटे बड़े जागीरदार लगान वसूलते थे।
1922 में सीकर के नए राजा कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर स्वयं की खड़क बंदाई समारोह में अधिक व्यय होने की बात कहकर 25 से 50% तक वृद्धि कर दी। खड़क बंदाई, खड़क मतलब पगड़ी बंदाई। किसानों के विरोध के बाद राजा ने अगले वर्ष में लगान में छूट देने का आश्वासन दिया। 1923 में बढ़ी हुई दरों से कठोरता से लगान वसूल की जाने लगा तो किसानों ने जयपुर महाराजा से इसकी शिकायत की। राव राजा द्वारा लगान में कमी नहीं करने पर 1924 में किसानों ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री गैलेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया, मगर ठिकाना लगान कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आंदोलन के प्रारंभ में रामनारायण चौधरी ने सीकर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और लंदन में प्रकाशित होने वाले डेहली हेराल्ड में किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करवाया। 1921 में हरलाल सिंह और उसकी पत्नी किशोरी देवी ने शेखावाटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। 11 फरवरी 1925 को जयपुर राज्य में रामनारायण चौधरी को राज्य सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर जयपुर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर किसने प्रतिबंध लगाया? जयपुर राज्य। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किसने चलाया? रामनारायण चौधरी ने चलाया। सीकर में किसानों पर हो रहे अत्याचारों की गूंज भारत की केंद्रीय असेंबली तथा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। अगस्त 1925 को ब्रिटिश संसद के सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई। इसके बाद इस समस्या के समाधान हेतु जांच आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार के राव राजा को भूमि बंदोबस्त करवाने की सलाह दी। सीकर ठाकुर ने बंदोबस्त से पहले चालाकी करते हुए पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जरीब को छोटा करवा दिया ताकि बीघों की संख्या बढ़ जाए। 1925 से 28 में भू सर्वेक्षण चलता रहा। 1928 में किसानों को जरीब में बेईमानी का पता चला तो जयपुर महाराजा व ब्रिटिश रेजिडेंट से शिकायत की। 1931 में सामंती अत्याचार से मुकाबले के लिए सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में सीकर के किसानों ने गठित की। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में। जाट क्षेत्रीय जाट 31 में, मीणा 33 जाट 31। जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में। जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने भी शेखावाटी के किसानों का साथ दिया। उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित किया। उसने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्या प्रकाशित करवाई। ठाकुर देशराज ने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याएं प्रकाशित करवाई। 1932 में बसंत पंचमी पर झुंझुनू में जाट महासभा के सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लेकर अपनी एकता प्रदर्शित की। जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 में। 20 से 26 जनवरी 1934 से जाटों में जनजागृति लाने के लिए ठाकुर देशराज के कहने पर सीकर के पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ में 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। इसमें ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह व देवी सिंह ने अपने भाषणों में ठिकाने की आलोचना की। इस महायज्ञ के सफल होने से जागीरदार बौखला गए। राव राजा ने मास्टर चंद्रभान, जाट सभा के सचिव जी चंद्रभान व चौधरी हरि सिंह व गोम सिंह को बंदी बना लिया। जाट स्कूल बंद कर दिए गए। पलथाना सीकर के स्कूल भवन को गिरा दिया गया। अब देखिए ये उनके जागीरदारों के काम ऐसे थे। जाट प्रजापति महायज्ञ के सचिव, जाट महासभा के सचिव मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह व गोम सिंह को बंदी बना लिया। पलथाना सीकर स्कूल भवन को गिरा दिया। सिरोट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कमास गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराला सीकर नामक स्थान पर किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी के नेतृत्व में 1000 जाट महिलाओं का सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की तथा मुख्य वक्ता ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। किसानों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए जयपुर राज्य से कैप्टन वेब को सीकर भेजा। अप्रैल 1934 को किसानों से एक समझौता किया गया जिसमें बहुत सी लागतें समाप्त कर दी गई, लगान में वृद्धि नहीं की गई, बेकार समाप्त कर दिया गया। यह समझौता जाट किसानों की बड़ी सफलता था, मगर राव राजा ने वेब के समझौते के अनुसार किसानों को रियायतें नहीं दी। जाट किसानों ने विवश होकर ठिकाने को लगान देना बंद कर दिया। ठिकाने द्वारा जबरन लगान वसूली की जाने लगी। किसानों की स्त्रियों के आभूषण छीन लिए गए और घरों के फर्श तक खोद डाले। हनुमानपुरा की घटना 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को ढूंढ लो झुंझुनू के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेतों में कार्य कर रहे किसानों को घेर कर गोलियां चलाई। ईश्वरी सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चला और इसे 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। जयपुर रियासत का पहला मुकदमा था जिसमें जाटों या हत्यारों को सजा दिलाने में सफलता पाई। इन अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी W.T. वेब को नियुक्त किया गया। ठाकुर देशराज के आह्वान पर 21 जुलाई 1934 को पूरे राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। ठाकुर देशराज के आह्वान पर पूरे राजस्थान में जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस 21 जुलाई 1934 को मनाया गया। जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस 21 जुलाई 1934। खुड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 को खुड़ी गांव सीकर में ठाकुरों द्वारा किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर तोरण मारने से रोका दिया। इसके विरोध में किसान 8 दिन तक बारात के साथ वहीं डटे रहे 8 दिन तक बारात के साथ डटे रहे, मतलब बारात को ही आंदोलन बना दिया किसानों ने। ठिकानेदारों के अपराधियों को सजा देने के बजाय किसानों पर ही अत्याचार शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद एक जाट महिला रत्ना की हत्या के विरोध में किसानों ने धरना दिया तो किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें 4 किसान मारे गए, 100 घायल हुए। कूदन गांव हत्याकांड अप्रैल 1935। सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कैप्टन वेब के साथ सीकर के कूदन गांव लगान वसूलने पहुंचा, जिससे किसान उग्र हो गए। कैप्टन वेब ने किसानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए कूदन गांव में लूटमार और गोलियां चलवाई, जिससे 4 जाट चेतराम व टीकाराम मारे गए, 14 घायल हुए। कूदन हत्याकांड अप्रैल 1935 में सीकर में हुआ। कूदन कांड सीकर में हुआ अप्रैल 1935 में। गोटड़ा व पलताना गांव में भी लूटमार की और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। सीकर दिवस, जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस 1934 में और सीकर दिवस मई 1935 में सीकर दिवस मनाए गए। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी थी। सीकर आंदोलन के लिए महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए किसानों को प्रेरणा देने के लिए दापी दादी थी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ानऊ, हरू सिंह पलथाना, गौरी सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेकराम कसवाली। 1936 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण पर भूमि बंदोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर जाट पंचायत के अनुरोध पर भारत सरकार के हस्तक्षेप से जाट किसानों व जागीरदारों के मध्य समझौते हुए। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री जयपुर के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन का अंत हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव
जागीर क्षेत्र में स्थित थे। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों दो भागों में विभाजित किया जाता था। गंगनेर क्षेत्र का किसान आंदोलन, जागीर क्षेत्र का किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में किसान अपने राज्यों की तुलना में विलंब से आरंभ हुए। अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक विलंब से आंदोलन प्रारंभ किए। बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम 1929 में गंगनेर सिंधी क्षेत्र में किसान आंदोलन शुरू हुआ। बीकानेर में सर्वप्रथम किसान आंदोलन 1929 में शुरू हुआ। गंगनेर क्षेत्र में गंगनेर क्षेत्र का आंदोलन महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी से पानी लाकर गंगनेर का निर्माण करवाया। 1927 के बाद गंगनेर से सिंचाई शुरू की गई। 1929 में सिख किसानों में पानी की कीमत कम करने, पानी की मात्रा, सिंचाई कर, चढ़ी रकम पर ब्याज की दरों को लेकर असंतोष उत्पन्न किया। 20 अप्रैल 1929 को नहरी क्षेत्रों में किसानों ने जमींदार संघ की स्थापना कर दरबारा सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया। इस संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर बीकानेर सरकार को ज्ञापन दिया। 1932 से 34 के दौरान सिंचाई के लिए पानी कम मिलने पर महाराजा ने पानी की दरों में कमी की व ब्याज की दरों में भी छूट दी। 1933 से 1941 तक ब्याज व लगान की दरों को लेकर आंदोलन चलता रहा। बीकानेर में आंदोलन की शुरुआत 1929 में गंगनेर क्षेत्र में हुई। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह ने कठोर कार्रवाई करते हुए किसान नेताओं की चल अचल संपत्ति जब्त करवा दी। अप्रैल 1935 को बीकानेर राज्य में एक आदेश पारित किया जिसमें जागीरदार को लगान न देना अपराध घोषित किया, जिसे जमानत नहीं हो सकती। ये गलत था भाई, गंगा सिंह का आदेश। महाराजा गंगा सिंह के मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह ने पानी व लगान की दरों में कमी कर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। 1946 तक किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन। बीकानेर में जागीरी क्षेत्र में किसान भी बेकार एवं लाख बाग से परेशान थे। जागीरदारों द्वारा लगान के अलावा 37 प्रकार की लागतें किसानों से वसूल की जाती थी। सीकर और शेखावाड़ी क्षेत्र के किसान आंदोलनों से बीकानेर के किसान भी प्रेरित हुए। यहाँ के अनेक किसानों ने पलथाना सीकर में आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ में भाग लिया। जैसे बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उदासर गांव। जागीरी क्षेत्र में बेकार व लाभ के संबंध में बीकानेर राज्य का पहला आंदोलन 1937 ईस्वी में जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव बीकानेर में हुआ। जागीरी क्षेत्र में बीकानेर लाख के संबंध में बीकानेर राज्य का पहला आंदोलन 1937 में उदासर गांव जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर बीकानेर में। जागीरी क्षेत्र का बीकानेर का पहला आंदोलन 1937 में हुआ। किसानों ने जीवन चौधरी के माध्यम से महाराजा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन महाराजा ने मिलने पर भी स्वीकार नहीं किया। जागीरी क्षेत्र में किसानों का प्रथम आंदोलन 1937 में उदासर गांव बीकानेर के चौधरी जीवन ने शुरू किया। महाराजा ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय दमन की नीति अपनाई। जीवन चौधरी व बाबू मुक्ता प्रसाद को मार्च 1937 में बीकानेर और राज्य प्रजामंडल से निष्कासित कर दिया। किसानों के तीव्र असंतोष को देखते हुए लगान व मवेशी चराने के लिए कर में कुछ छूट दी गई। मादन ठिकाने में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य के मादन ठिकाने में के किसानों ने 1938 में लाख बाग एवं बेगार के विरुद्ध बीकानेर महाराजा को शिकायत की। महाराजा के कहने पर भी जागीरदार ने लगान व लागतों में कमी नहीं की। 16 जनवरी 1939 को ठिकाने के किसानों ने खानीसर गांव में सभा कर मांगे नहीं माने जाने पर लगान नहीं देने का निर्णय लिया। ठिकाने ने किसान नेताओं की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम करना शुरू कर दिया। किस रियासत में किसान नेताओं की संपत्ति जब्त कर उसे नीलाम करना शुरू कर दिया? तो ये कार्य हो रहा था बीकानेर रियासत में। अंत में बीकानेर राज्य के अधिकारियों ने ठिकानों व किसानों के मध्य समझौता करवा दिया। अक्टूबर 1940 को बीकानेर राज्य सरकार ने
जागीरी क्षेत्र में 23 लागतें समाप्त करने के आदेश जारी किए। दुधवा कारा किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में दुधवा कारा चूरू के किसान भी सामंती अत्याचारों और शोषण से पीड़ित थे। बीकानेर रियासत ने दुधवा कारा ठिकाने चूरू का जागीरदार सूरजमल सिंह शेखावत बीकानेर सरकार में सचिव था, अतः उसके विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई बीकानेर प्रशासन भी नहीं करता था। 1944 में जागीरदार ने बढ़े हुए लगान की वसूली का बहाना कर राज्य पुलिस की सहायता से किसानों को जोत से बेदखल कर दिया और उसकी संपत्ति लूट ली। जागीरदार के अत्याचारों से त्रस्त किसानों ने चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में पहले भादरा हनुमानगढ़ में तथा बाद में माउंट आबू में महाराजा साधु सिंह से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई के बजाय हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। अब ये कोई शासन थोड़े था, भारत आज़ाद हुआ ना तभी तो आनंद आया है, वरना कोई किसान शांतिपूर्वक समस्या सुना रहा है फिर भी उस पर राजद्रोह का आरोप लगा के गिरफ्तार कर लेते हैं, ये कैसा तरीका है। तभी तो झूठ का शासन ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, खत्म हो गया। हनुमान सिंह ने जेल अनूपगढ़ किले में 65 दिन तक भूख हड़ताल की, जिसमें मारने माफी देकर रिहा कर दिया। मार्च 1946 को किसानों को भड़काने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया। अंत में 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार का गठन होने पर उसे जेल से रिहा किया गया, वह किसानों की समस्याओं का समाधान हो सका। इस किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व हनुमान सिंह बुडानिया ने किया। इसमें वैद्य मागाराम रघुवर दयाल का भी सहयोग मिला। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व वैद्य मागाराम की बहन खेतूबाई ने किया। दुधवा कारा किसान आंदोलन का नेतृत्व हनुमान बुडानिया ने किया। मागाराम वैद्य रघुवर दयाल व महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया, मागाराम की बहन ने। बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान राजगंज के चांदकोटी व अमीरवास के किसानों ने गलत पैमाइश का विरोध किया। इसमें किसान नेता चौधरी कुंभाराम व स्वामी कर्मानंद कालरी ने किसानों का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में बीकानेर प्रजा परिषद ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। पच्चीस अप्रैल 1946 को राजगढ़ तहसील चूरू के ललाना गांव में चौधरी कुंभाराम व प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें जागीरदारों के अत्याचारों की निंदा की गई। अंततः राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, मगर वह किसानों की समस्याओं का समाधान न कर सकी। रायसिंह नगर गोलीकांड। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद की एक सभा पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। 1 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा पुलिस दमन के विरोध में एक जुलूस निकाला जा रहा था। किसानों के इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बीरबल नामक कार्यकर्ता शहीद हो गया। बीरबल नामक कार्यकर्ता रायसिंह नगर गोलीकांड में शहीद हुआ। 6 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया गया। बीकानेर में किसान दिवस कब मनाया? 6 जुलाई 1946 को बीरबल की याद में 6 जुलाई 1946 को बीरबल की याद में किसान दिवस मनाया। शहीद बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया। 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस बीकानेर में, किंतु 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस। और ये मांग की गई कि समस्त कैदियों को रिहा किया जाए और रायसिंह नगर अनूपगढ़ गोलीकांड की जांच कराई जाए। 3 सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। यह जागीरी प्रथा उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। सितंबर 1946 को गोगामेड़ी गांव हनुमानगढ़ में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन क्षेत्र
महाजन किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ। महाजन उदासर गांव में बीकानेर में। रायसिंह नगर गोलीकांड अनूपगढ़ में। रायसिंह नगर अनूपगढ़ में। महाजन उदासर गांव बीकानेर में। डाबड़ा डीडवाना में। पिदवाखारा चूरू में। कागड़ कांड चूरू में। कूंदन हत्याकांड कूंदन सीकर में। कटरातल महिला सम्मेलन सीकर में। जयसिंहपुर झुंझुनू में। जयसिंहपुर झुंझुनू में। कटरातल सीकर में। कूंदन सीकर में। रायसिंह नगर अनूपगढ़ में। महाजन व उदासर गांव बीकानेर में। डाबड़ा डीडवाना में हो गया। नीमूचाणा हत्याकांड 1925 कोटपुतली बहरोड। नीमूचाणा कोटपुतली बहरोड 1925 में। जयसिंहपुरा झुंझुनू में। मेऊ किसान आंदोलन 1932 में अलवर में। मेऊ किसान आंदोलन 1932 अलवर में। तसीमो कांड धौलपुर में। तसीमो कांड धौलपुर समिति। डाबी कांड या 1923 लिखा हुआ है। डाबी कांड 1923 में, किंतु बरड़ किसान आंदोलन 1922 में। बरड़ किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में, किंतु डाबी कांड 1923 में बूंदी में था। विजोलिया भिलवाड़ा। बेगू चित्तौड़। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजतापाल घटना डूंगरपुर की। मानगढ़ धाम घटना बांसवाड़ा की। मानगढ़ धाम इसमें लिखा नहीं। राजतापाल घटना 1947 डूंगरपुर की है। एक ही आंदोलन उदयपुर से। भोमट भील आंदोलन उदयपुर से। बारापाल भील विद्रोह 1881 उदयपुर से। चंडावल घटना 1942 चंडावल पाली की है। चंडावल घटना गांधी जी ने अपनी। तोल आंदोलन जोधपुर है। तोल आंदोलन जोधपुर शहर से संबंधित है। ठीक है। कागड़ कांड बीकानेर राज्य के रतनगढ़ में। कागड़ वर्तमान जिला चूरू के जागीरदार 1940 में अकाल व सूखे के समय भी किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहिए, जिसकी किसानों ने विरोध किया, जिस पर वहां के जागीरदार ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए। इस कागड़ कांड को बीकानेर प्रजा सहित अन्य संगठनों ने निंदा की। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रश्न। मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? यासीन खान। 1911-12 में गुरु गोविंद सिंह की गतिविधियों का केंद्र था बेड़सा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। रूपाजी कृपाजी बेगू किसान से संबंधित है। नानक भील देवीलाल गुजर बरड़ या बूंदी से संबंधित है। रूपाजी कृपाजी बेगू, नानक भील देवीलाल गुजर बूंदी। नानक भील और नानाजी और ठाकरी पटेल ये तो बिजोलिया से थे। देवा गुजर व भवानी शंकर सीकर से थे। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में किसके द्वारा किया गया? बेगू का रामनारायण चौधरी द्वारा। 28 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया। देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया इसने। 23 या 28 नवंबर 1931 का किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया? भोजी लंबरदार की भरतपुर में जब गिरफ्तार किया गया तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछ ले। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रताप। भीलों ने धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। मोतीलाल तेजावत जाड़ोल ठिकाना में कामदार थे। ठिकाना में चौरीकर बिजोलिया। चौरीकर कृष्ण सिंह। तलवार बताई पृथ्वी सिंह। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल
में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी। कटरा दल आंदोलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अलवर के किस महाराणा निमुचा कांड हुआ? जयसिंह के समय। निमुचाना कोटपुतली बैरोड में। किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। अप्रैल 1934 में 25 अप्रैल 1934 में किशोरी देवी के नेतृत्व में जाट महिलाओं ने शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया। मेवाड़ की 21 सूत्रीय मांगपत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? बेगू। ट्रेंच आयोग बेगू। दुधवा आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। दुधवा खारा वर्तमान में चूरू में। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी के बरड़ का नेता नैनूराम था। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में हुआ। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानादार कौन था? कृष्ण सिंह था। 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान से आंदोलन से संबंधित है। चांदखेड़ी घटना झालावाड़ की। साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से था? साधु सीताराम का संबंध किसान आंदोलन से था। बरड़ किसान आंदोलन 1922 अप्रैल 1922 को हुआ। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में। कूंदड़ की घटना किस जिले से संबंधित है? सीकर से। जयसिंहपुरा झुंझुनू में। कटरा दल सीकर में। कूंदड़ सीकर में। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। दुधवा कारा चूरू में। मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे जय नारायण व्यास। निमुचड़ा नरसन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी? किशोरी देवी, जिसने 25 अप्रैल 1934 के कटरा दल सम्मेलन की सीकर की अध्यक्षता की। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की? मातरकुंडिया से। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनूराम। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली में। करौली में किसानों ने मदन सिंह के नेतृत्व में कब आंदोलन किया? 1927 में। मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापाल से। बारापाल विद्रोह कब हुआ? 1881 में। बारापाल विद्रोह किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया? संप सभा 1883 और भगत पंथ 1910। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? पुष्कर में। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। जाट क्षेत्रीय सभा 1931। जाट क्षेत्रीय सभा 1931। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। कौन से सम्मिलित नहीं है? बिजोलिया विजय सिंह पथिक। बूंदी नैनूराम शर्मा। मेव यासीन खान। बेगू मगाराम वेदी। बेगू का था आपके रामनारायण चौधरी। मगाराम वेगी तो बीकानेर का। भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गुरु 1910। भगत पंथ 1910 गोविंद गुरु। संप सभा गोविंद गुरु 1883। मोतीलाल तेजावत ने यहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया। झाड़ोल से प्रारंभ किया था। झाड़ोल में वो कामदार थे और यहीं से इन्होंने सब कुछ चालू किया। मोतीलाल झाड़ू लेकर टीका झाड़ोल से आंदोलन शुरू किया, करबंदी आंदोलन। मोतीलाल तेजावत की आंदोलन किससे संबंधित था? करबंदी से संबंधित था। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। 1925 में अखिल भारतीय जाट सभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? अजमेर पुष्कर में। यही क्वेश्चन वापस रिपीट किया गया। कहाँ पे? ये देख लो। 1925 में अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? पुष्कर में। क्वेश्चन का ही वापस उत्तर बनाया गया। राजस्थान के किस नरसार को महात्मा गांधी ने डोरी डायशे किसने के दिन? निमुचाना। उपरमल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भगत पंथ 1910। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमकाथाना में आयोजित किया गया? तो वो थे मगन सागर जी। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। जाट क्षेत्रीय सभा 1931। जाट महासभा का 1925 का अखिल भारतीय सम्मेलन पुष्कर में।
रूपाजी कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान बेकू से अप्रैल 1922 में बूंदी बरड़ में आंदोलन हुआ। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? संप सभा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवा। साधु सीताराम दास द्वारा किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया। जागीरदार राव कृष्ण सिंह बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी पर एक नया कर 5 रुपये की भुगतान शुरुआत की। उसका नया नाम क्या था? चमड़ी कर। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही है? विकल्प 2 सही है। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। इसका आरंभ 1897 को हुआ। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे? नहीं, ठिकानेदार। बिजोलिया के गोपाल सिंह नहीं थे, पहले थे कृष्ण सिंह, उसके बाद में बने पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाई, नहीं 84। बिजोलिया आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरणों में से नहीं है। 97 से 15 है, 16 से 23 भी है, 23 से 41 भी है, 88 से 96 नहीं, क्योंकि 96 से बाद में 97 में आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान में गोविंद गुरु के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः भील समुदाय के बीच था। 1883 में किस जनजाति ने किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गुरु आंदोलन प्रारंभ किया? भीलों ने। यदि कोई भी खाली जगह का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे पहले ऑप्शन भरना है और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सही करना। 1883 में भील जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गुरु आंदोलन प्रारंभ किया। भीलों ने 1883 में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गुरु आंदोलन प्रारंभ किया।